नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके प्रोग्राम संवाद के साथ, जहां पर हम आपकी रूबरू करवाते हैं आपको हमारे देश के बड़े न्यूज़ मेकर्स के साथ। अक्सर आजकल हम ये बात करते हैं कि हमारे आज के समाज में, जो मौजूदा समाज है भारत का, वहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनका आजकल सम्मान क्यों नहीं हो रहा है? क्या ये कारण है कि वो जो अन्याय हो रहा है समाज में उसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं, अविज्ञान के खिलाफ वो आवाज उठाते हैं और शायद ये चीजें सरकार को पसंद नहीं है। एक जीता जागता एग्जाम्पल हमने कल खबरों में देखा था। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी ने मॉन्ट क्लेयर यूनिवर्सिटी जो यूनाइटेड स्टेट्स में है उसके साथ एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था और उस वेबिनार में प्रोफेसर अपूर्वानंद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, गौहर रजा और ऐसे बहुत सारे एमिनेंट प्रोफेसर्स को बुलाया गया था, जिसकी लिस्ट को लेकर जो गेस्ट लिस्ट थी उस पर आपत्ति जताई थी आरएसएस के छात्र संघ एबीवीपी ने, ये कहते हुए कि प्रोफेसर अपूर्वानंद एंटी नेशनल हैं और राष्ट्र के खिलाफ बातें करते हैं। यही चीज गौहर रजा के लिए भी कही गई थी और अंत में डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी ने अपने हाथ खींच लिए, जबकि एक इंटरनेशनल इवेंट था, सिर्फ इसलिए क्योंकि एबीवीपी ने धमकी दी थी। और उसके बाद जो सागर के जो एसपी हैं अतुल सिंह, उन्होंने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी यूनिवर्सिटी के कुलपति को दी। तो क्या संदेश जाता है अगर इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं? और जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर अपूर्वानंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनको सब जानते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, लेखक हैं। तो आज प्रोफेसर अपूर्वानंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे समझेंगे कि आज के समाज में इन इंटेलेक्चुअल्स का तिरस्कार क्यों किया जा रहा है और एक बड़ा संदेश विश्व में क्या जाता है जहां तक भारतीय लोकतंत्र का सवाल है। प्रोफेसर अपूर्वानंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर। जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया नीलू। बहुत जी। सर, जो मेरा पहला सवाल है जो थोड़ा मुझे बहुत विचलित करता है, और जब से ये घटना सामने आई है कि एक इंटरनेशनल वेबिनार जिसमें कि भारत की एक यूनिवर्सिटी की भागीदारी थी, आप लोगों को बुलाया गया था उसमें बोलने के लिए, और फिर उस यूनिवर्सिटी ने अपने हाथ खींच लिए क्योंकि एबीवीपी को आप जैसे जो नाम थे उस गेस्ट लिस्ट में वो पसंद नहीं थे, ये कहते हुए कि ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। इस पूरे जो इस संदर्भ में क्या चल रहा है समाज में, वो आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, आपने जो प्रश्न किया है वह चिंता बहुत उस प्रश्न के पीछे जो चिंता है वो बहुत वाजिब है और उस चिंता को हमें समझना चाहिए। अ, अगर इस घटना को ही आप देख लें तो इस घटना से बाहर क्या संदेश गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर आपकी क्या छवि बनती है इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, लेकिन स्वयं अगर हम सोचें कि इस घटना का मतलब क्या है। इस घटना का मतलब यह है कि हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर, जो कि बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जो हरि सिंह गौड़ के नाम पर है, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए दान कर दी थी। वे संविधान सभा के सदस्य थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपना बंगला दे दिया था और ये कहा था कि अब इसमें मेरा परिवार का कोई नहीं रहेगा। ये विश्वविद्यालय को उन्होंने दिया था, तो वे संविधान निर्माताओं में से एक थे। ऐसे विश्वविद्यालय की गतिविधियों को अब कौन निर्धारित कर रहा है? एक छात्र संघ निर्धारित कर रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। यह बात यानी उस विश्वविद्यालय का कुलपति, उस विश्वविद्यालय का जो अकादमिक समुदाय है, वो अपने फैसले नहीं कर सकता। उसके फैसले अब निर्धारित होंगे जो शासक दल है उसके बिरादराना छात्र संगठन से। तो और न सिर्फ उसका बल्कि शहर की पुलिस का भी, जिसका कर्तव्य है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। शहर की पुलिस भी निर्देशित किससे होगी? वह निर्देशित होगी एक छात्र संगठन से, जो कि शासक दल का छात्र संगठन। इसका मतलब है भारत वर्ष की जो पूरी निर्णय व्यवस्था है, उस निर्णय व्यवस्था को एक तरह से हमने सुपुर्द कर दिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण को। कि उसका कोई भी संगठन यदि कोई भी बात हमें कहेगा तो उस बात का पालन करने के लिए हम बाध्य हैं। यह इस देश के बारे में बहुत कुछ एक बहुत सख्त टिप्पणी है कि इस देश के पूरे स्वरूप का निर्धारण अब कैसे हो रहा है, इसके बौद्धिक क्रियाकलाप का,
इसके सार्वजनिक क्रियाकलाप का निर्धारण कैसे हो रहा है। और यह बहुत चिंता की बात है। इसका मतलब है कि हमने एक सुपर सेंसर बैठा दिया है। जो सुपर सेंसर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, तो फिर सारे विभागों को और सारे विश्वविद्यालयों को पहले अपने विषय और अपने किन्हें वे आमंत्रित करेंगे उनकी सूची उस छात्र संगठन से स्वीकृत करा लेनी चाहिए, और उसके बाद उन्हें अपने कार्यक्रम करने चाहिए। तब तो वे निर्द्वंद भाव से कर पाएंगे, वरना वे इसके लिए तैयार रहें कि कभी भी अड़चन आ सकती है और कभी भी उनका कार्यक्रम रोका जा सकता है। अगर वह ऑनलाइन है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आप वास्तव में कर रहे हैं वह कार्यक्रम, तो उसमें हिंसा हो सकती है, आपके खिलाफ हिंसा हो सकती है। नहीं, मैं ये कह रही थी कि जो जो बातें ये हो रही हैं, जैसा कि जो सागर के पुलिस अधीक्षक थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी के कुलपति को आकर कहा कि आप लोगों को पहले से इस पर समझौता कर लेना चाहिए कि कौन से विषय पर चर्चा होनी चाहिए और किन लोगों को उसमें बुलाना चाहिए। तो ये जो पुलिस की दखलंदाजी है एक एकेडमिक एनवायरनमेंट में, ये शायद हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं सर। आप मुझे हाँ, करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ। यह पत्र अभूतपूर्व है, और पिछले 7 वर्षों में हमने बहुत कुछ गलत होते हुए देखा है, लेकिन अब तक हमने पुलिस को इस प्रकार की चेतावनी देते हुए नहीं देखा है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई, जैसा कि हम चेतावनी दे रहे हैं, तो हम आप पर इस धारा के तहत मुकदमा चलाएंगे, है ना, 505 आप पर हम लागू करेंगे। इस तरह की धमकी आज तक पुलिस ने किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय को नहीं दी है। एक सम्मानजनक दूरी पुलिस और विश्वविद्यालय के बीच में रहती थी, और विश्वविद्यालय जब पुलिस को कहे तब पुलिस वहां आती थी। लेकिन पुलिस किसी के कहने पर विश्वविद्यालय को धमकी दे या चेतावनी दे, यह अभूतपूर्व है और इस चीज को नोट किया जाना चाहिए। और अगर इसे अभी हमने नहीं रोका तो यह एक अभ्यास बन जाएगा। यह बहुत ही चिंताजनक बात है, इसे कोई बहुत छोटी बात मानकर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, लेकिन अपूर्वा जी आपने कहा कि इसको अभी रोकना होगा। अब जो सागर यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं, उन्होंने तो एक डिक्टेट दे दिया एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट को, और उन्होंने कहा कि आप केंद्र सरकार से आप संपर्क कर लीजिए, जो शिक्षा मंत्रालय है वहां से उनको कुछ इंटीमेशन मिला नहीं आप जो गेस्ट लिस्ट थी, और क्योंकि उन्हें कोई इंटीमेशन नहीं मिला तो उन्होंने फिर विड्रॉ कर लिया। तो ऐसे में तो जब यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो खुद चुप है, खुद रीढ़ विहीन है बिल्कुल, तो ऐसे में आवाजें कैसे उठेंगी ऐसे माहौल में, और खुद जो विश्वविद्यालय के कैंपसेस हैं वहां पर लोग कैसे आवाज उठाएंगे, कौन बोलेगा इस चीज को लेकर? हाँ, अब सागर विश्वविद्यालय की जो अभी स्थिति है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो शायद पूर्णकालिक कुलपति नहीं है, अस्थायी कुलपति हैं, तो हम उनकी स्थिति को समझ सकते हैं। लेकिन यह कोई अपने आप में तर्क नहीं। जो भी कुलपति का कार्यभार संभाल रहा है या संभाल रही है, उसको अपने दायित्व का ख्याल होना चाहिए, और वह दायित्व विश्वविद्यालय के प्रति है और विश्वविद्यालय की पूरी अवधारणा के प्रति है। और वह अवधारणा है कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्थान है, और आप यदि उसके मुखिया हैं, कुलपति हैं, तो आपको इसकी स्वायत्तता की रक्षा करनी है। यदि आप ऐसा देख रहे हैं कि आप इसकी स्वायत्तता की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप इस्तीफा देंगे तो समाज को भी यह पता चलेगा कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, कई दशक पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी का विवाद तत्कालीन सरकार से हुआ, और प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यह आकलन किया कि मैं अगर कुलपति के पद पर बना रहूंगा तो शायद सरकार विश्वविद्यालय को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, उसके फंड्स रोक लेगी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यह नहीं किया कि सरकार जिस तरह उनको दबाना चाहती थी उसको मानते हुए वे पद पर बने रहे। तो हम सारे लोग जो अपने आप को अकादमिक कहते हैं, और हमें हमारे विश्वविद्यालय के कानून ने यह सुविधा दी है कि हम किसी सरकारी नौकर की तरह नहीं होंगे, यानी हमें स्वतंत्र मत रखने की स्वतंत्रता है। हमें कम से कम अपने पेशे का सम्मान करना चाहिए। तो सागर विश्वविद्यालय की कुलपति ने जो किया वो निश्चय ही एक तरह से उस विश्वविद्यालय का अपमान है, उस पद का अपमान है, और इस बात को उन्हें समझना चाहिए। और हमें यह कहकर
इसको टाल नहीं देना चाहिए कि वो बेचारे क्या करें। जैसा हम लोग अक्सर कहते हैं कि उनको नुकसान होता, केंद्र सरकार उनको परेशान करती, कोई और परेशान करता, तो वो क्या करें। जी। अपूर्वानंद जी, लेकिन आपको कब पता चला कि जो सागर विश्वविद्यालय है उसने अपने हाथ खींच लिए हैं इस वेबिनार से? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसमें ये भी पता चला था कि ये 22 जुलाई से ये क्रम शुरू हो गया था, क्योंकि 22 जुलाई वो दिन था जब एबीवीपी ने अपना पहला ज्ञापन दिया था यूनिवर्सिटी को, और जो आपत्ति उन्होंने जताई थी कि ये जो नाम है, और उसमें नाम बिना लिए हुए कहा था कि जिन लोगों के नाम ए से शुरू होते हैं, जो असीम हसनैन का नाम है, आपका नाम है, और उसमें बाद में गौहर रजा जी का भी नाम उसमें जुड़ गया था। तो ये आपको कब पता चला कि यूनिवर्सिटी ने अपने हाथ खींच लिए हैं और आपको अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में अब आपको बोलना है? नहीं, हमें तो व्यक्तिगत हैसियत से ही बोलना था, लेकिन यह कि विश्वविद्यालय ने अपने हाथ खींच लिए हैं, यह हमें औपचारिक तौर पर पता ही नहीं चला, क्योंकि हमें एक लिंक भेजा गया था और हमने उस लिंक से उस सेमिनार में प्रवेश किया, और सेमिनार का संयोजन डॉक्टर नीरज कर रहे थे, जो सागर विश्वविद्यालय के नहीं हैं, जो अमेरिकी सहयोगी संस्था थी, विश्वविद्यालय था, उसके वे सदस्य हैं, वे उसका संयोजन कर रहे थे। तो हमें इसका आभास नहीं हुआ कि यह अब इसमें सागर विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। यह बात हमें सेमिनार के बीच में एक संदेश कहीं बाहर से आया, उससे मालूम हुई, और बाद में पत्रकारों ने हमें बतलाया कि दरअसल सेमिनार के 2 घंटा पहले सागर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने विभाग को यह पत्र दिया कि आप यह नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल आखिरी मिनट में उन्होंने मना किया, और हमें तो सेमिनार में प्रवेश करते समय भी नहीं पता था कि हम दरअसल अब सागर विश्वविद्यालय के मंच से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हम अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के मंच से बोल रहे हैं। अपूर्वानंद जी, जो ये बार-बार ये शब्द जिसका इस्तेमाल किया जाता है एकेडमिशियंस के लिए कि ये एंटी नेशनल्स हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, इसको अगर हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसा लगता है कि जो मौजूदा सरकार है उसे इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिशियंस, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट्स, ये इसको सरकार को, मोदी सरकार को बिल्कुल भाते नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि कुछ इसी तरीके का माहौल हमने यूरोप में भी देखा था, जब डार्क एजेस हम जिनकी बात करते हैं, 13वीं शताब्दी से लेके 16वीं या 17वीं शताब्दी तक यूरोप में कुछ इसी तरीके का माहौल दिखा था। क्या आज भारत उसी माहौल को एक तरीके से रीलिव कर रहा है, अगर मैं पूछूं आपसे तो? देखिए, आप यूरोप के जिस दौर की बात कर रही हैं, जिसमें वैसे वैज्ञानिकों को सजा भुगतनी पड़ी जिन्होंने हमें बतलाया कि हमारा ब्रह्मांड किस तरह चलता है, वो चाहे गैलीलियो हों या ब्रूनो हों या कोपरनिकस हों, इस तरह के वैज्ञानिक, या फिर आपने मध्य पूर्व में भी अगर आप इब्न रुश्द जैसे लोगों के नाम देखें जिन्हें सजा भुगतनी पड़ी क्योंकि वो तर्क की बात कर रहे थे और तार्किक पद्धति से सामाजिक व्यवहार को चलाने की बात कर रहे थे। तो वह तो एक दौर है जो कुछ दूर का है, लेकिन अगर कुछ करीब आना चाहें तो पिछली शताब्दी में, आज से कोई 70 साल पहले, 75 साल पहले यूरोप इस दौर को देख चुका है। और सिर्फ यूरोप में, सिर्फ मैं जर्मनी की बात नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ जर्मनी ने यह देखा हो, जिसमें हिटलर के राज्य में बुद्धिजीवी, और बुद्धिजीवी का मतलब समाज वैज्ञानिक ही नहीं थे, उपन्यासकार ही नहीं थे, फिल्मकार ही नहीं थे, बल्कि वैज्ञानिक भी थे। तो आइंस्टाइन को भी जर्मनी छोड़नी पड़ी थी। मैं स्टालिन के सोवियत संघ की बात भी कर रहा हूँ, मैं आज के चीन की बात भी कर रहा हूँ, जहाँ कोई भी जो सही मायने में बौद्धिक है, और सही मायने में बौद्धिक वही है जो स्वतंत्र चिंतन की वकालत करता है। तो सही मायने में जो बौद्धिक है वो स्टालिन के सोवियत संघ को भी स्वीकार नहीं था, वो अयतुल्ला khomeini के ईरान को भी स्वीकार नहीं था, वो आज के चीन को भी स्वीकार नहीं है, और वो हिटलर के जर्मनी को भी स्वीकार नहीं था। ये जो सारी सत्ताएं हैं जिन्हें अंग्रेजी में टोटलिटेरियन कहते हैं, सर्वसत्तावादी सत्ताएं, ये मुख्य रूप से बौद्धिकता विरोधी होती हैं, और इन्हें लोगों को अपने साथ लाने के लिए, जिसे हम अंग्रेजी में फैसिज्म कहते हैं, और फैसिज्म जिस शब्द से बन रहा है उसका मतलब है एकजुट करना,
तो लोगों को अपने पीछे एकजुट करने के लिए जो एकमात्र तर्क मिलता है वह है राष्ट्र। तो ये मुसोलिनी ने भी किया, ये हिटलर ने भी किया, और ये स्टालिन ने भी किया, क्यों, और ये आज का चीन भी कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये तो जो ये जी हाँ, आप अपनी बात नहीं खत्म जी, करिए। नहीं नीलू, जी आप बताएं। हाँ, जी आपने कहा कि राष्ट्र एक ऐसी चीज है जो ये सारे टोटलिटेरियन रेजीम्स रही हैं, राष्ट्र के नाम पर ये लोगों को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। लेकिन जितनी भी फैसिस्ट सरकारें हैं वो कोई ना कोई भ्रम भी फैलाती हैं ताकि रीजन, लॉजिक, इंटेलेक्चुअलिज्म ये बिल्कुल खत्म हो जाए, एक तरीके से कुचल दिया जाए। तो कहीं धर्म का चश्मा, कहीं पे सुपरस्टिशन होता है। तो आपको आपको क्या लगता है, आपका क्या आकलन है कि जो मोदी जी का राज्य है, मोदी काल में अभी जो पिछले 7 सालों से जो हम देख रहे हैं, वहां पर किस चीज का चश्मा पहनाया जा रहा है? राष्ट्र तो है ही, राष्ट्र के नाम पर बहुत सारी बड़ी बड़ी तोप और बंदूक चल रही है, लेकिन इसके अलावा आप किस चीज का भ्रम आप देख रहे हैं कि समाज में फैल रहा है? देखिए, दो डर पैदा किए जा रहे हैं। एक डर क्या है? वह डर है कि हिंदू खतरे में है। इस बात को कहा जाता है हिंदू धर्म खतरे में है। लेकिन यह सरकार लगातार हिंदुओं में ये डर भर रही है कि हिंदू खतरे में, हिंदू आबादी खतरे में है, हिंदू आबादी कम हो जाएगी, हिंदू औरतें खतरे में हैं, हिंदू लड़कियां कम हो जाएंगी, वो मुसलमान उनसे शादी कर लेंगे, साजिशन वो शादियां कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। तो यह डर कि हिंदू हर तरह से खतरे में, और यह डर कि हिंदू जीवन पद्धति में खतरे में है, क्योंकि दूसरी जीवन पद्धतियां भारतवर्ष में चल रही हैं और वो जब तक खत्म ना की जाए तब तक हिंदू जीवन पद्धति खतरे में है। तो यह भय, और यह भय सिर्फ इस सरकार में, जो कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व की सरकार है उसमें, लेकिन अगर आप पिछली सरकार को देखेंगे जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उस वक्त से यह चीज शुरू हो गई। जैसे आपने बौद्धिकता विरोध कहा है, तो मुझे मुरली मनोहर जोशी का बयान याद है जिसमें उन्होंने बौद्धिकों को बौद्धिक आतंकवादी कहा था, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट। ये मुरली मनोहर जोशी का वाक्य था जो उन्होंने रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, विपिन चंद्रा, इन जैसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया था कि दे आर इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट। तो यह डर बिठाना और यह कहना कि ये सारे लोग, यानी ये जो विद्वान हैं, बौद्धिक लोग हैं, यह दरअसल हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, हिंदुओं की छवि पूरी दुनिया में खराब कर रहे हैं, हमें बुरा दिखला रहे हैं, हमारे रीति रिवाज का अपमान कर रहे हैं, यह बात लगातार प्रचारित की जाती है। ये हमारे नेताओं को हीन दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की अतार्किक बात की जाती है कि ये ऐसे इतिहासकार हैं जो महाराणा प्रताप को छोटा दिखलाते हैं और अकबर को बड़ा दिखलाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में फलां की जीत नहीं हुई थी, फलां की जीत हुई थी। तो आप यह डर, यह एक तरह का भय और एक तरह की हीन भावना एक बड़ी आबादी में, जो कि हिंदुओं की आबादी है, उसमें भर रहे हैं, और लेकिन यह दिखलाने की कोशिश कर। इसका कारण आपको क्या लगता है पूर्वानंद जी? आप तो बहुत क्लोजली इन चीजों को फॉलो करते हैं कि ये जो स्वतंत्र सोच है, एक जो लिबरल माइंडसेट है, उससे मोदी जी डरते हैं, आरएसएस डरता है, और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उस लिबरल सोच से डरते हैं। लिबरल्स आर टेररिस्ट फॉर देम, ये जो सोच है, ये इसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है? इसका मुख्य कारण सिर्फ एक है, वो ये है कि आपको व्यक्ति को भीड़ में बदल देना है। आप व्यक्ति को भीड़ में कैसे बदलेंगे? व्यक्ति कौन हो सकता है? जो स्वयं सोच सकती हो या सोच सकता हो। लेकिन भीड़ कौन है जो स्वयं नहीं सोच सकती है? भीड़ एक नारे पर कुछ कर दे सकती है, भीड़ किसी के आह्वान पर कुछ कर दे सकती है, उसका दिमाग नहीं होता है। इसलिए अगर आपको हिंसा संगठित करनी है तो आपको भीड़ें तैयार करनी होती हैं। और अगर आप एक व्यक्ति को भीड़ में बदल दें, यानी मैं बैठा हुआ हूं यहां, लेकिन मैं एक अकेला व्यक्ति नहीं हूं, मैं भीड़ हूं। इसके लिए सबसे पहले मेरी सोचने की शक्ति को समाप्त करना हो, और सोचने की शक्ति यानी जिसमें मैं खुद अपने बारे में अपने लिए सोच सकूं, मेरे लिए कोई और सोच रहा है,
तो ये मेरे लिए सुविधा भी है कि मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी है, मेरे लिए सोचा जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस पत्र को मैं पढ़ रहा था और ये बहुत दिलचस्प था, क्योंकि कोई भी छात्र अगर ऐसा पत्र लिखे या कोई भी छात्र संगठन ऐसा पत्र लिखे तो वो जाहिर है जो नाम लिख रहा है वो सही नाम लिखना चाहेगा, है ना। वह जो आरोप लगा रहा है वो चाहेगा कि उस आरोप की कोई खिल्ली ना उड़ा दे दूसरा व्यक्ति, तो वह आरोप भी ठीक ठाक ढंग से लगाना चाहेगा। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उस चीज को ज्यों का त्यों ले लिया है, जो चीज उसके लिए पहले से तैयार कर दी गई और इसी तरह भीड़ बनती है। इसलिए इस पर मनोवैज्ञानिकों ने बहुत काम किया है यूरोप में और बाकी जगह कि सामूहिक हिंसा कैसे होती है। सामूहिक हिंसा के लिए आपको लोगों को भीड़ में बदलना पड़ता है, और चूंकि हम एक संसदीय जनतंत्र में काम करते हैं, यानी हिटलर आखिरकार, और हिटलर का अगर हम पूरा विकास देखेंगे नीलू, तो हिटलर का शुरुआती दौर यानी 1900 अगर पिछली शताब्दी के तीसरे दशक से हम शुरू करें तो वह हिंसा से, संगठित हिंसा से शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद हिटलर ने यह तय किया कि वह चुनाव के जरिए आएगा, तो फिर उसे मतदाता तैयार करने थे और बहुमत तैयार करने। लेकिन वो बहुमत कैसे तैयार हो सकता है, क्योंकि जनतंत्र तो व्यक्तिगत मत पर है ना, हर व्यक्ति का एक मत है, एक व्यक्ति के एक मत का मतलब है ये मेरा मत है। मैं किसी सामूहिक मत से, यानी एक औरत अपने परिवार के डिसीजन से नहीं वोट देती है, एक व्यक्ति अपने जातीय समुदाय के निर्णय से वोट नहीं देता है। तो अब आपको इस व्यक्ति को जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, आपको इसे बहुमत में बदल लेना, एक तरह से उसको भीड़ में बदलना है। उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है जिससे भीड़ बन सकती है, जिसमें जो सबसे वैध तरीका हो, और वह राष्ट्र है, जिसमें आप पर यह आरोप नहीं लगेगा कि आप संकीर्ण हैं, बल्कि आप कहेंगे मैं तो लोगों को राष्ट्र के पीछे गोल बंद कर रहा हूं। और राष्ट्र किसकी शक्ल में बनता है? राष्ट्र की शक्ल वही होती है जो उस राष्ट्र में सबसे ज्यादा दिखलाई पड़ने वाले लोग होते हैं। इसलिए ये आसान हो जाता है कि जर्मनी में गैर यहूदी लोगों को यह कहा जाए कि राष्ट्र दरअसल तुम्हारा है, तुम्हारी शक्ल में उसे होना चाहिए, इसलिए तुम इसकी रक्षा करने के लिए सामने आओ। और हिटलर अपनी तीसरी कोशिश में कामयाब हुआ और उसे बहुमत मिला और आखिरकार सत्ता मिली। और उसी तरह भारतवर्ष में इस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी 2014 में कामयाब हुई और 2019 में और ज्यादा कामयाब हुई, जिसमें वो हिंदुओं को यह समझाने में सफल हो रही है कि आपको इस राष्ट्र को अपनी शक्ल में बदलना है। अब जैसे जर्मनी में जर्मन ये भूल गए कि ये जर्मनों का राष्ट्र नहीं होने वाला, बल्कि ये हिटलर की नाजी पार्टी का राष्ट्र होने वाला है। इसमें जर्मनों की इच्छा नहीं रह जाएगी, नाजी पार्टी की इच्छा होगी। ये बहुत बड़ी कीमत देकर उन्होंने समझा। तो भारतवर्ष जी, में भी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, लेकिन आप इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे तो मेरे जहन में एकदम से एक सवाल आया और मुझे लगा कि मुझे ये पूछना चाहिए कि हिटलर और जर्मनी की जब हम बात करते हैं और जिस तरीके से 2014 में मोदी जी जीत कर आए, 2019 में भी प्रचंड बहुमत से जीत कर आए हैं, और अब तैयारी पूरे बीजेपी की यही है कि किसी तरीके से ये जो पूरा नैरेटिव है कि हिंदू खतरे में है, बीफ बैन, लव जिहाद, इस तरीके के नैरेटिव को इस तरीके से जिंदा रखो कि 2024 का भी चुनाव वो जीत जाएंगे। तो जो ये आवाजें हैं, ये आवाजें उठेंगी कैसे? क्योंकि जो आपने कहा कि व्यक्ति नहीं चाहिए, जो सरकार है जो इस तरीके के माइंडसेट वाली, उसको भीड़ चाहिए कलेक्टिव हिंसा के लिए। तो किस तरीके से पार पाएंगे इस प्रॉब्लम से हम? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है मेरे पास। मैं यही कह सकता हूँ कि अभी हमने हिंदुस्तान में लड़ाई हारी नहीं है, और उसकी वजह हिंदुस्तान की जो अपना इतिहास है वह भी है। पिछले 70 वर्षों का जनतंत्र का, हिंदुस्तान का जो संघीय गणतंत्र है, उस संघीय गणतंत्र के थोड़े से जड़ पकड़ने के चलते भी वह हुआ है। तो आप वही चीज तमिलनाडु को नहीं समझा सकते जो आप बिहार को समझा दे सकते हैं, या जो आप उत्तर प्रदेश को समझा दे सकते हैं। इसलिए
अगर आपने एक राजनीतिक स्वर यहाँ प्रबल कर लिया है तो उसका एक प्रतिस्वर इस देश में मौजूद है, वो चाहे तमिलनाडु में हो या केरल में हो या दूसरे राज्यों में हो, जिसे बिहार उत्तर प्रदेश के लोग सुन सकते हैं और वो पुनर्विचार कर सकते हैं। तो ये जर्मनी की तरह की स्थिति में अभी हम नहीं पहुंचे। खतरा यह है कि पहुंच सकते हैं और अभी भी हमारे पास मौका है कि हम इससे लड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए इस लड़ाई की गंभीरता में विश्वास करना जरूरी है, एक। और दूसरे, उस बात में जो आपके पिछले प्रश्न में शामिल था, वह यह कि हमें व्यक्ति की गरिमा को समझना बहुत आवश्यक है। संसदीय जनतंत्र दरअसल व्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्भर है और व्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा मसला है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप पुलिस को यह अधिकार नहीं दे सकते कि वह किसी को उसके घर से उठाकर ले जाए और 36 घंटे तक उसे पेश न करे अदालत में या 24 घंटे तक। इसलिए आप हैबियस कॉर्पस लाते हैं, क्योंकि व्यक्ति को 1 घंटे भी आप गलत ढंग से गायब नहीं कर सकते। बंदी प्रत्यक्षीकरण के पीछे यही भावना है। तो व्यक्ति स्वातंत्र्य को उसके पूरे पन में समझने और उसका आदर करने की जरूरत है। इस बात को स्थापित करने की जरूरत है। उसके साथ दूसरा जो आधुनिक राष्ट्र राज्यों की बहुत बड़ी समस्या है वो ये कि इंसान के बारे में कहा जाता है कि आखिर हमारे देवी देवता होते हैं, लेकिन हमारे देवी देवता भी तो हमारी तरह ही होते हैं। हिंदी के लेखक हैं अज्ञेय, उन्होंने कहा कि अगर इंसान का मुंह घोड़े की तरह होता तो इंसान के देवी देवता भी घोड़े की तरह होते। तो इसलिए हम राष्ट्र को अपनी शक्ल में ढालना चाहते हैं। हमें लगता है हम हिंदू हैं तो राष्ट्र भी हिंदू दिखना चाहिए, यह एक प्रलोभन होता है। लेकिन सभ्यता यह कहती है, और दुनिया के सारे राष्ट्र, सभ्य राष्ट्र, और ये काफी कीमत देके उन्होंने समझा। जैसे आप इंग्लैंड को देख लीजिए, अभी इंग्लैंड की गृह मंत्री जिसे कहा जाता है वो कौन है? प्रीति पटेल है। प्रीति पटेल का नाम तो बोरिस जॉनसन की तरह नहीं है ना। ब्रिटेन का वित्त मंत्री कौन है? ब्रिटेन का मुख्यमंत्री तो ऋषि सुनक है, वह तो भारतीय है। उसका नाम तो बोरिस जॉनसन या मार्गरेट थैचर की तरह नहीं है या कॉर्बिन की तरह का नहीं है। इसका अर्थ, या लंदन का मेयर कौन है, या अभी जो तुरंत एक मंत्री बने हैं जावेद खान, वो कौन है? एक पाकिस्तानी मूल का है, एक भारतीय मूल का है। यानी आपके देश के मुख्य पदों पर अब श्वेत लोग नहीं बैठे हैं, काले लोग बैठे हैं, मिक्स्ड कलर लोग बैठे हैं, जिनको आप मिक्स्ड कलर कहेंगे, मैं काले कहूंगा। हम सारे भारतीय एक तरह से काले ही हैं। काले लोग बैठे हैं। कनाडा में मुख्य विपक्षी दल का नेता सिख है, ठीक। अमेरिका में जो अभी मुख्य टीम बन रही है बाइडेन की, उस टीम में मुख्य पदों पर भारतीय और पाकिस्तानी मूल के लोग बैठे हुए हैं। तो आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रयास पूर्वक अपनी शक्ल को बहुवर्णी बनाता है, कई रंगों की, जिसमें कई रंग दिखलाई पड़े। इसलिए बाइडेन ने इस बार जो वहां की स्थानीय जनजाति है उसके प्रतिनिधि को मुख्य पद दिया। ये आप कह सकती है 200 वर्षों के बाद किया, 250 वर्षों के बाद किया, लेकिन अभी किया। न्यूजीलैंड ये कर रहा है, बाकी लोग ये कर रहे हैं। भारत क्या कर रहा है? भारत कह रहा है कि हमारी शक्ल एक ही तरह की है, हम उसमें अनेक तरह के रंग नहीं आने देंगे। तो ये तो एक पिछड़े हुए देश की निशानी है। लेकिन अपूर्वानंद जी, बहुत ही आयरॉनिकल है कि जब वैश्विक स्तर पर मोदी जी या अमित शाह जी या कोई भी जो सरकार का नुमाइंदा है वो बातें करता है, तो वो देश की अखंडता, प्रभुता, उसकी डाइवर्सिटी, सब चीजों के बारे में बात करता है। और इतने बड़े बड़े मंत्र सुनाए जाते हैं लोकतंत्र के ऊपर कि देखिए हमने लोकतांत्रिक जो माइलस्टोन्स हैं उसमें ये चीज अचीव की, इसमें वो चीज अचीव की। लेकिन जब अपने अंदर, अपने घर के अंदर जब झांकने की बारी आती है तो वो कमियां अमित शाह और मोदी जी नहीं देख पाते। नहीं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। वो एक पाखंड कर रहे हैं।
उनको ये पता है कि वो जो पाखंड कर रहे हैं वह उनके मतदाता को भी पता है कि वो पाखंड कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी मालूम है, जैसे हिटलर को मालूम था कि यह कहना शोभनीय नहीं है और एक हत्यारे के रूप में दिखना शोभनीय नहीं है। इसलिए जब हिटलर के आखिरी दिन आने लगे तो उनका जो सहयोगी, जो यहूदी विरोधी हिंसा को संगठित कर रहा था, हिमलर, उसने अपने लोगों को यह कहना शुरू किया कि सारे दस्तावेज नष्ट करो, सबको जला दो और वो सारे सबूत नष्ट कर दो जिससे यह पता चले कि हम यहूदियों को यंत्रणा दे रहे थे। इसका मतलब ये कि आप हत्यारे के रूप में दिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हत्या बुरी चीज है, ये पूरी दुनिया मानती है। इसीलिए आपको गांधी का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर गांधी को लेकर नफरत है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह पता है कि गांधी पूरी दुनिया में एक आदर्श व्यक्ति है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने असली रूप को लेकर दुनिया के सामने जाएगा तो दुनिया कहेगी तुम तो बहुत कुरूप हो। इसीलिए हमें पाखंड करना पड़ता है। और हिटलर भी खुद को हत्यारा नहीं दिखलाना चाहता था। वो ये नहीं कहता था कि मैं हत्या कर रहा हूं। उसी तरह भारत के नेता ये नहीं कहना चाहते हैं कि मैं घृणा फैला रहा हूं, वो कहते हैं हम राष्ट्रवाद कर रहे हैं। लेकिन ये जो बाइनरी माइंडसेट है, मुझे एक नॉवल याद आ रही है जॉर्ज ऑरवेल की, हो सकता है आपने भी पढ़ी हो, 1984, जिसमें कि ये बिल्कुल बखूबी कहा गया था कि ये जो डबल बिलीफ सिस्टम है ये बिल्कुल एग्जिस्टेंट होगा, एक ऐसा समय आएगा। और आज वही चीज हम देख रहे हैं कि एक तरफ आरएसएस है, वो सेक्युलरिज्म की भी बात करता है, दूसरी तरफ वो मीटू जैसे कैंपेन्स है उनको सपोर्ट भी करता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सबरीमला का जो मैस अपराइजिंग है या फिर राम मंदिर को लेकर जो एक पूरा कैंपेन चलता है। तो ये जो दो तरह के जो बिलीफ सिस्टम्स हैं ये आपके समाज को कहाँ आगे लेकर जाएंगे? इससे तो आपका इंटेलेक्चुअल जो पूरा एरिना है वो भी कंफ्यूज्ड है, एक्सेप्ट फॉर दोज हु आर वेरी क्लियर एज टू व्हाट दे वांट, ईदर दे आर लेफ्ट और दे आर राइट। एक कंफ्यूजन वो समाज में नहीं क्रिएट कर रहा है इस समय? हाँ, कर रहा है, लेकिन इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा शब्द है पाखंड। हम उसको कहते हैं हम दोहरी मानसिकता में जी रहे हैं, या हम दोमुही बात कर रहे हैं, है ना। उसके लिए और भी शब्द हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम पाखंड कर, और यह पाखंड हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए हम पाखंड कर। इस पाखंड के सहारे हम अपना नतीजा हासिल कर रहे हैं, इसलिए हम पाखंड कर रहे हैं। लेकिन हमको तो ये पता है कि हम अनैतिक जीवन जी रहे हैं। यह बात हमें पता है अच्छी तरह से कि यह पाखंड पूर्ण जीवन एक अनैतिक जीवन है। जो आप एक अच्छे मनुष्य नहीं है, यह आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। गली के एक गुंडे को मालूम होता है कि वो गुंडा है, लोग उसका आदर नहीं कर रहे हैं, लोग उससे डर रहे हैं, क्योंकि वो गुंडा है। बाकी लोग गुंडे नहीं हो सकते, ये उनकी कमजोरी नहीं है, ये उनकी अच्छाई है कि वो गुंडे नहीं हो सकते। तो आप तब तक आपका रुआब चलेगा जब तक कि आपके पास एक ताकत है। तो आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि लोगों को वह ताकत हासिल कर लेनी चाहिए, फिर आपकी ताकत नहीं रहेगी। जबकि दूसरी तरफ जनतंत्र या संसदीय जनतंत्र सिर्फ एक ताकत की बात करता है, वह बौद्धिक ताकत है, और दूसरी जिस ताकत की बात करता है वो बंधुत्व की ताकत। क्योंकि मतलब मैं जिस बहुमत की बात कर रहा हूं, मैं जिस बहुमत को संगठित करना चाह रहा हूं, जनतंत्र, वह बहुमत क्या होगा? उस बहुमत में नीलू व्यास को भी शामिल होना चाहिए, अपूर्वानंद को भी शामिल होना चाहिए, अरशद अजमल को भी शामिल होना चाहिए, उमर खालिद को भी शामिल होना चाहिए, किसी और को भी शामिल होना चाहिए, जॉन दयाल को भी शामिल होना चाहिए। इन तमाम लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए, हैनी बाबू को भी शामिल होना चाहिए। तो अगर यह बहुमत इन सबसे मिलकर नहीं बनता है तो यह अच्छा बहुमत नहीं है। यह समझना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब आपने यह तय कर लिया हो कि आप हिंसा पर आधारित एक समाज बनाएंगे, तो फिर आप खुद एक दोहरे चरित्र में बदल जाते हैं। और जिसको ऑरवेल ने कहा कि आप एक दोहरी विश्वास की व्यवस्था को स्थायी करते हैं, और आप अपने लोगों को यह कहते हैं कि इसी तरह आचरण करना उचित है, क्योंकि तुम्हें बाहर अच्छा दिखना चाहिए, भीतर तुम कुछ भी करते रहो।
इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गांधी प्रातः स्मरणीय हैं, लेकिन आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हर एक कार्यकर्ता से बात कर लीजिए, उसके लिए गांधी के मन में, उस गांधी के लिए उसके मन में गहरी घृणा है। तो यह दोहरापन तो इस तरह की हिंसक व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक होता है। एक आखिरी सवाल सर आपसे करूंगी कि जब ऐसा माहौल होता है जहां पर भीड़ इकट्ठी की जाती है, हिंसा पर आधारित समाज बनाया जाता है, लोगों की आंख में धर्म का चश्मा और अंधविश्वास का चश्मा जब पहनाया जाता है और ताकतें फिर सत्ता हासिल करना चाहती हैं, तो ऐसे में जो एक उम्मीद की किरण होती है वो आप जैसे लोगों के साथ होती है। प्रोफेसर अपूर्वानंद या फिर जितने भी लोग हैं जिनका भी आपने नाम लिया, ये वो लोग हैं जो आज एक स्वतंत्र सोच उजागर कर रहे हैं समाज में। आप जैसे लोग और गौहर रजा जी जैसे लोग, वो साइंस के लिए काम कर रहे हैं, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, एक अलग सोच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये सारे लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर एकजुट नहीं होते जहां पर कि ये जो बैंड वैगन का जो शब्द है, उस बैंड वैगन की सोच को हम बदल सकें, वो प्लेटफॉर्म बहुत कम होता हुआ नजर आ रहा है सर। क्योंकि जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म इकट्ठा होता है तो या तो लोगों को जेल में डाल दिया जाता है या यूएपीए के केसेस हो जाते हैं। अब एल्गर परिषद को देख लीजिए। तो ये जो एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका विस्तार कैसे हो, ये एक बड़ा चैलेंज है। और ये कैसे किया जा सकता है ताकि ये जो बैंड वैगन जो एक मेंटालिटी है उसको भेदा जा सके। देखिए, वह तो कोई सिर्फ एक बार की चीज नहीं होगी। और मैं यह बात सुनने में अच्छी लगती है और सोचने में अच्छी लगती है, लेकिन मैं एक प्लेटफॉर्म के पक्ष में नहीं हूँ। दरअसल में कई तरह की आवाजें चाहिए, लेकिन उन कई तरह की आवाजों में एक एक आम सहमति इस बात पर चाहिए कि हम आपसे मतभेद को स्वीकार करते हैं। मतभेद हमारे भीतर हो सकता है, लेकिन हम घृणा प्रचार को स्वीकार नहीं करते। हम किसी के खिलाफ हिंसा के आह्वान को स्वीकार नहीं करते। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होने में और अलग अलग मंच होने में कोई नुकसान नहीं, और यह होना ही चाहिए। और इसलिए भारत में जो बहुदलीय व्यवस्था है, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि इससे बहुत तरह के स्वर आते हैं। वरना देखिए, समाज अगर सिर्फ दो हिस्सों में बट जाए, जैसे आप कहें दक्षिण और वाम, तो समाज की विविधता समाप्त हो जाती है और फिर विचारों की तानाशाही कायम हो सकती है। क्योंकि वाम का अर्थ क्या है, यह भी कहना बहुत कठिन है। उस पर भी एक तरह की वैचारिक तानाशाही लागू हो सकती है। तो यह विविधता हमें मौका देती है कि हम एक दूसरे के प्रति उदार हों, सहिष्णु हों, एक दूसरे को सुनने को तैयार हों, एक दूसरे के साथ समझौता करने को तैयार हों। लेकिन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉन नेगोशिएबल, मेरे लिए कुछ नॉन नेगोशिएबल्स होने चाहिए, और उनमें एक नॉन नेगोशिएबल यह है कि मैं किसी के खिलाफ नफरत का प्रचार नहीं करूंगा, और दूसरे, मैं तर्क पर कभी हमला नहीं करूंगा, तार्किकता पर कभी हमला नहीं करूंगा। मैं बिना प्रमाण के मैं किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करूंगा। तो गौहर रजा के बारे में ये लिख देना कि उन्होंने अफजल प्रेमी नाम की कविता लिखी, तो किसी भी छात्र को यह लिखने के पहले एक बार यह देख लेना चाहिए था कि उन्होंने यह कविता लिखी भी कि नहीं। यह अलग बात है कि अफजल गुरु के बारे में मेरा और आपका नजरिया क्या है, यह तो एक पूरी अलग बहस है, लेकिन यह तो एक मामूली से तथ्य की बात है। तो हम अगर अपने आप को एक उन्नत समाज कहना चाहते हैं, तो इस उन्नत समाज की शर्तें हैं कि आप तथ्यों को समझने का प्रयास करें, आप प्रमाण को समझने का प्रयास करें, संवाद को समझने का प्रयास करें, और उसके आधार पर आप अपने लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें, आप अपने आलोचकों के मत को समझने की कोशिश करें। और यह मैं आखिरी बात कहूंगा कि हम हमेशा यह समझें कि बहुमत अस्थायी होना चाहिए, बहुमत स्थायी कभी नहीं होना चाहिए। जिस समय हम स्थायी बहुमत के लोभ में पड़ जाएंगे, उस समय हम वैसी ही हालत में पहुंचेंगे जैसी हालत में अभी पहुंचे, कि हमारा बहुमत अस्थायी नहीं होगा, हमारा बहुमत स्थायी होगा। यही बहुमत बार बार लौट कर आएगा। यह बहुत खतरनाक बात होगी।
सही कहा आपने। और जिन नॉन नेगोशिएबल्स की आपने बात कही कि तर्क से कोई समझौता ना हो, हिंसा से, नफरत, ये सब चीजें जब तक समाज में रहेंगी तो शायद समाज तरक्की नहीं कर सकता है। और जो बहुमत वाली बात आपने कही वो भी मुझे बहुत एनलाइटनिंग लगी। थैंक यू सो मच पूर्वानंद जी, आप हमारे साथ जुड़े और मुझे बहुत मजा आया आपके साथ बात करने में। और काश ये कॉन्वर्सेशन और लंबी कर सकते, बट संडे का दिन है और आपकी भी शाम खराब नहीं करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। और ये इंटरव्यू प्रोफेसर पूर्वानंद के साथ कैसा लगा, इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वंस अगेन प्रोफेसर पूर्वानंद। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।